नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 7 भाइयों और एक बहन की सत्य और अनोखी कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 7 भाइयों और एक बहन की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी पूर्वजों के द्वारा नई पीढ़ी को बताई जाती है। इसके प्रमाण और इसके अवशेष आज भी छोटा नागपुर की धरती पर मौजूद है, जो झारखंड राज्य के रांची जिले में स्थित बुडुम प्रखंड के गिजो ठाकुर गांव नामक गांव में बिंदु टोगरी के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध है। दोस्तों, ये सत्य घटना बहुत पुरानी है। एक गांव में परिवार रहा करता था। उसमें 7 लड़के और एक लड़की थी। माता पिता जल्दी ही गुजर गए तो बच्चों ने भी जल्दी ही व्यावहारिक काम सीख लिए। शुरू में सबको गुजारा चलाने में काफ़ी परेशानी आई, लेकिन समय के चलते सब कुछ आसान होने लगा। उस समय समाज के पुरुषों का काम जंगली जानवरों का शिकार करना और औरतों का काम सिर्फ घर के कामकाज करना और बच्चों को संभालना होता था। 7 भाई और एक बहन बड़े प्रेम से मिलजुल कर रहते थे। दिन निकलते ही सातों शिकार के लिए निकल जाते और बहन सबके लिए खाना पकाती थी और घर के कामकाज करती थी। भाई जब जंगल से वापस आते तो साथ में बड़े बड़े जानवर, पक्षी आदि को मार कर लाते। बहन उनके मांस को बड़े चाव से पकाती और सब भोजन करके तृप्ति का अनुभव करते और वो लोग खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। 7 भाई बहनों में इकलौती छोटी बहन बहुत ही शांत स्वभाव की थी, आज्ञाकारी और संस्कारों से भरी थी। उनमें सबसे बड़े भाई का विवाह हो चुका था। सातों भाइयों में सबसे छोटा भाई एक आंख से अंधा था। छोटे भाई के दिल में अपनी इकलौती बहन के लिए बड़ा प्यार और लगाव था। हर दिन की तरह एक दिन बड़े भाई अपनी पत्नी और छोटे भाइयों को साथ लेकर अपने खेतों में काम करने चले गए, क्योंकि उस जमाने में खेती बाड़ी आपसी सहयोग से हुआ करती थी। सभी लोग खेतों में काम करने अपनी छोटी बहन को खाना बनाने का आदेश देकर घर से निकलते हैं। सातों भाइयों की बहन अकेले घर पर खुशी खुशी सबके लिए खाना बनाने के लिए जंगल से सरोटी का साग तोड़ कर लाती है और बड़े प्यार से सरोटी साग की सब्जी बनाने से पहले बैठी, मतलब जिससे सब्जी फल आदि काटने का एक औजार होता है, उससे साग को काटने लगती है। इसी दौरान वह अपनी उंगली भी काट बैठती है और एक खून की तेज धार बहने लगती है, जिससे उसका पूरा हाथ खून खून हो जाता है। तब बहन सोचने लगती है, क्या करूं? अगर घर के दीवार में खून को पोंछूंगी तो भैया लोग देख लेंगे और चिंता करेंगे, और यदि मैं अपने कपड़े में पोंछती हूँ तो भाभी खून लगा हुआ कपड़ा देखकर खाना नहीं खाएगी। बहन इस डर से सब्जी पकाने वाले छाता साग में सारा खून पोंछकर खून को बहने से रोकती है, जिसकी वह सब्जी बनाने जा रही थी। फिर इसी खून लगे साग का सब्जी बनाती है। जब उसके सारे भाई और उसकी भाभी अपने खेतों से लौटते हैं तो छोटी बहन हमेशा की तरह सभी के लिए साफ थाली में खाना और मिट्टी के लोटे में पीने के लिए पानी देती है और सभी एक साथ खाना खाते हैं और पके हुए साग को खाकर खाने की जमकर तारीफ करते हैं। और वे सब लोग अपनी बहन से पूछते भी हैं कि बहन, तुम्हारे द्वारा बनाया हुआ साग हमने बहुत बार खाया है, पर आज की बनी सब्जी का स्वाद बहुत ही अलग है। बताओ ना, कैसे और क्या क्या मिलाकर बनाया है? इतनी स्वादिष्ट सब्जी बनाई है आज तुमने। पहले तो बहन डर से सहम गई, कहीं भाइयों को पता न चल जाए कि मेरे हाथ की उंगली कट गई है। फिर वह थोड़ा सोचकर बोलती है, कुछ नहीं भैया, जैसे हमेशा की तरह सब्जी पकाती हूँ वैसे ही तो बनाई हूँ। अगले दिन सातों भाइयों ने बहन से छाता साग का अनुरोध फिर से किया और अगले दिन सातों भाइयों के अनुरोध पर फिर से एक बार वही छाता साग की सब्जी बनाती है, पर भाइयों को पिछले दिन के जैसा स्वाद नहीं मिला। फिर ऐसा ही अनुरोध 3-4 बार हुआ, लेकिन खून लगे साग का स्वाद उनके मन मस्तिष्क से उतर ही नहीं पा रहा था। अगली सुबह रोज की तरह खा पीकर सातों भाई जंगल की ओर निकल पड़े। जब शिकार तलाशते तलाशते थक गए, सभी एक पेड़ की छांव में बैठकर आराम करने लगे। बातों बातों में रात के भोजन में बहन के द्वारा बनाई गई साग की चर्चा होने लगी। सब कह रहे थे कि इतनी स्वादिष्ट साग की सब्जी आज तक नहीं खाई थी। सबने तय किया कि आज इसके बारे में बहन से जरूर पूछेंगे और जान ही लेंगे कि साग में उसने क्या क्या मिलाया था। शाम को सातों भाइयों ने दोबारा बहन की भोजन बनाने की तारीफ की और पूछा, प्यारी बहन, उस रात साग में तुमने क्या क्या मिलाया था? बहन बताना नहीं चाहती थी। बहन सोच रही थी
कि अगर उन्हें पता चला कि उसकी उंगली कट गई है तो सभी बहुत दुखी हो जाएंगे। इसीलिए उसने जवाब में कहा, कुछ तो नहीं मिलाया। बड़े भाई ने कहा, प्यारी बहना, तुम्हें आज बताना ही पड़ेगा। मैं जानना चाहता हूँ कि हमारी बहन ने इतना स्वादिष्ट साग आखिर बनाया कैसे। तुम्हें मेरी सौगंध है। असलियत जानने की जिज्ञासावश सातों भाई और भाभी ने उससे उस दिन के खाना बनाने का तरीका जानने की जिद करने लगे। मजबूरन बहन को सारी घटना बतानी पड़ी। बड़े भाई का सब सम्मान करते थे, बहन को सच बोलना ही पड़ा। उसने धीरे धीरे सारी बातें बताते हुए कहा, बस इतना ही, अपना खून मिला दिया था और ज्यादा कुछ नहीं। सच्चाई मालूम होने पर पांचवा भाई, जो बहुत ही लालची किस्म का था, उसने बाकी भाइयों से कहा कि बहन का खून इतना स्वादिष्ट लगा तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। यह बोलकर सभी भाइयों के बीच चर्चा करने लगता है। सबसे छोटे भाई को छोड़कर बाकी सभी भाइयों ने बहन को मारकर उसका मांस खाने को राजी हो गए थे। मांस खाने की सोचकर ही उन सभी के मुंह से लार टपकने लगता है। भाइयों के मन में स्वादिष्ट खाना खाने के लिए वे कितना लालची बन गए, इसका आभास बहन को हो ही गया कि किस प्रकार उसके भाई उनकी बहन मांस खाने की लालसा रखते हैं। रात के खाने के बाद सातों सोने के लिए गए। सातों में फिर से उस बात की चर्चा छिड़ गई। बड़ा भाई कहने लगा, अरे हमारी बहन की खून की कुछ बूंदें इतनी स्वादिष्ट है तो शरीर का मांस कितना स्वादिष्ट होगा। सबने बड़े भाई की बात में हाँ मिलाया। अगले दिन बड़े भाई ने बहन से कहा, प्यारी बहन, तुम बड़ी हो गई हो और शादी के लायक हो गई हो। मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर से वर की तलाश की है। आज हम उसका घर देखने जाएंगे। तुम्हें भी सच सवर कर हमारे साथ चलना होगा। बहन शादी की बात सुनकर बहुत खुश हो गई। तुरंत तैयार होकर भाइयों के साथ चलने लगी। चलते चलते वह थक गई। वह बड़े भाई से पूछने लगी, मेरी ससुराल अब कितनी दूर है भैया? बड़े भाई बोले, बस अभी पहुंचने वाले हैं। दूर से दिखाई दे रहे टीले पर बने चांग को दिखाते हुए भाई बोला, वह देखो तुम्हारा ससुराल। यह सुनकर बहन खुशी के मारे शर्माने लगी। चांग पर पहुंचते ही बड़े भाई ने अन्य भाइयों को बहन को चांग पर खड़ी करके रस्सी से बांस के खंबे के सहारे बांधने का आदेश दे दिया। सभी मिलकर फुर्ती से बहन को बांधने लगे। बहन असहाय थी। अपने सभी भाइयों को हत्यारे के रूप में देखकर बहन का हृदय हाहाकार करने लगा। तब बहन को पूरा आभास हो चुका था कि आज उसका आखिरी दिन है, लेकिन वह चाहती थी कि उनके भाइयों की इच्छा पूर्ण हो। इसीलिए वह भी मचान में चुपचाप खड़ी हो गई। वह ईश्वर को याद करते हुए कहने लगी, हे ईश्वर, अब तुम ही मेरा सहारा हो। मेरे सातों भाई मेरी हत्या करना चाहते हैं। इनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिसके दिल में मेरे लिए दया और प्रेम हो। अपनी बहन की बातों से सातवें भाई की आत्मा सिहर उठी। बहन की पुकार पर वह तड़प कर रह गया। 6 भाइयों का विरोध करने का साहस नहीं जुटा पाया। बहन को निर्दयता से बांधने के बाद बड़े भाई ने सबको बारी बारी से उस पर बाण से प्रहार करने का आदेश दिया। फिर सभी भाई केत के वृक्ष पर बने मचान से कुछ दूरी पर स्थित टोगरी, एक छोटा सा पहाड़, उस पर अपने अपने धनुष बाण के साथ पहुंचते हैं और एक चट्टान पर बारी बारी से अपने बाणों को तेज धार प्रदान करते हैं। टोगरी के ऊपर सबसे पहले बड़ा भाई अपने तीर को चट्टान में धार करता है और अपनी बहन पर धनुष से निशाना लगाकर तीर छोड़ता है। तभी बहन पूरी बातों को समझ जाती है कि आज भाइयों का क्या इरादा है और अपनी मातृभाषा में गीत को गाने लगती है। बिंदु बिंदु दादा, छाती ताइक ताइक, अर्थात जान से मारना ही है दादा साहेब। दादा साहेब मतलब बड़े भाई, तो तीर को सीधे मेरी छाती में वार करो। इधर उधर तीर क्यों चला रहे हो? फिर सभी भाई बारी बारी से अपने तीर को धार को तेज करते हैं और बहन पर निशाना लगाकर तीरों को छोड़ते हैं। 6 भाइयों का निशाना खाली चला जाता है और 7वां भाई, जो सबसे छोटा था, वह तीर चलाने से इनकार कर देता है क्योंकि उसे अपनी छोटी बहन से बहुत लगाव था और धनुष बाण चलाने में 7 भाइयों में सबसे निपुण वही था। 6 भाई छोटे भाई पर दबाव डालते हुए आदेश देते हैं कि अगर आज वह तीर नहीं चलाएगा तो बहन की तरह उसे भी मार देंगे।
फिर छोटा भाई उदास मन के साथ तीर को थोड़ा ही धार कर दूसरी दिशा में तीर को छोड़ने की कोशिश करता है और तीर को धीरे से छोड़ता है। बहन हर बार की तरह इस बार भी वही गीत गाती है, बिंदु बिंदु दादा छाती ताइक ताइक। इतने में छोटे भाई का तीर सीधे बहन के सीने में भेज जाता है और बहन की आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। उसका तीर बहन के हृदय पर जा लगा। वह दर्द से तड़प उठी। कुछ देर छटपटाने के बाद उसके प्राण पखेरु उड़ गए। वह निस्पंद हो गई। अपनी कुटिल योजना सफल होने पर 6 भाइयों की बाछें खुल गई और अब बहन की आत्मा उसी स्थान पर भटकने लगी। तभी वह देखती है कि उसके शरीर का मांस खाने के लिए उसके भाई कैसे लालच करते हैं। सातों ने मिलकर मृत बहन का शरीर चांग से नीचे उतारा। 6 भाइयों ने मिलकर बहन के शरीर की बोटी बोटी काट डाली। बड़े भाई ने 7वें को जंगल से लकड़ी और पानी लाने का आदेश दे दिया। बहन के मांस को पकाने के लिए बहुत सारी सूखी लकड़ी लाने के लिए छोटे भाई को जंगल भेजा जाता है। छोटा भाई जंगल में खोज खोज कर ढेर सारी लकड़ी जमा करता है और सोचता है कि कैसे इतना सारा लकड़ी को मैं लेकर जाऊंगा। बड़े भाइयों ने जो रस्सी दी है वो भी 60 टुकड़ों में दी है। उन्हें जोड़ने पर भी ये रस्सी उन लकड़ियों को नहीं बांध पाएगी। देर होने के डर से भाई उदास होकर रोने लगा और उसकी आंखों से आंसू धरती पर गिरने लगे। वह अपनी बहन को याद करके ही रो रहा था कि तभी एक नाग देवता वहां आते हैं और पूछते हैं, क्यों रो रहे हो भाई? वह इधर उधर देखता है पर उसे कोई नजर नहीं आता। फिर भाई को नाग देवता दिखते हैं और छोटा भाई नाग देवता को अपनी पूरी आप बीती सुनाता है। फिर नाग देवता उसे कहते हैं कि मैं लकड़ी में रस्सी की तरह लिपट जाता हूँ और तुम जैसे ही लकड़ी वहाँ रखोगे मैं धीरे से निकल जाऊंगा। और छोटा भाई ऐसा ही करता है। जब वो लकड़ी लेकर वहाँ पहुँचता है तो सभी भाई बड़े हैरान हो जाते हैं कि उनका छोटा भाई रस्सी के साथ टुकड़े होने के बाद भी जंगल से इतनी सारी लकड़ी कैसे इकट्ठा करके लाया। उसके बाद वो लोग अपने भाई को पानी लाने के लिए एक घड़ा देते हैं और उस घड़े में 7 छेद कर देते हैं और कहते हैं, जाओ इसमें पानी भरकर लेकर आओ। छोटा भाई पानी लेने के लिए एक डाडी मतलब छोटा कुआं उसके पास जाता है और घड़े में पानी भरता है, पर उस घड़े में छेद होने के कारण सारा पानी गिर जाता है और भाई वहीं बैठकर सोचकर रोने लगता है कि बिना पानी के अब वापस जाऊंगा तो बड़े भैया लोग जैसे उन्होंने मेरी बहन को मार दिया वैसे मुझसे भी मारपीट करेंगे। ये सारी घटना को दाढ़ी के मेंढक, केकड़ा और मछली सुन और देख रहे थे और वे तीनों छोटे भाई को रोता हुआ देखकर पूछते हैं कि क्यों रो रहे हो। फिर भाई उन्हें अपनी आप बीती सारी बात बताता है और कहता है, मैं अपनी प्यारी बहन के शरीर का मांस कैसे खा सकता हूँ? नहीं खाऊंगा तो बड़े भैया लोग मारपीट करेंगे। तब मेंढक कहता है कि तुम परेशान मत हो। हम सब मेंढक, मछली और केकड़ा घड़े के छेद में चिपक जाते हैं। फिर मछली और केकड़ा बोलते हैं, तुम हमें लेकर चलो। तुम्हारे भाई जब तुम्हारी बहन के मांस को खाएंगे तब तुम मछली को खाना और जब वह ये हड्डी खाएंगे तब तुम केकड़े को खाना। बड़े भाइयों को शक नहीं होगा। छोटा भाई पानी और लकड़ियों के साथ साथ कुछ मछली और केकड़े को भी ले आया और अब चारों भाई सबसे छोटे भाई को जबरदस्ती मार पीट कर बहन के शरीर को अच्छी तरह से काटने का आदेश देते हैं। वह अंदर अंदर बहुत व्यथित था और उसके भाई बहन का मांस बड़े चाव से पका रहे थे। वह सोच रहा था वह अपनी प्यारी बहन का मांस नहीं खा पाएगा और अगर नहीं खाएगा तो अन्य भाई उससे मारपीट करेंगे, गाली देंगे। अब छोटे भाई ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसे केकड़े और मछली ने कहा था। रात को जब बहन का पका हुआ मांस खाने को परोसा गया तब बड़े भाइयों से छुपाकर उसने मांस बनाते समय चुपके से अपने साथ लाई हुई मछलियों और केकड़े को भी आग में दे दिया और अपने खाने का जुगाड़ कर लिया। चावल और मांस तैयार हो गया। जमीन पर केले के पत्ते बिछाकर उसमें सबके लिए खाना परोसा गया। छोटे भाई ने पहले ही अपने बैठने की जगह पर एक छोटा सा गड्ढा खोद रखा था। उसने अपनी पत्तल में परोसे गए नर मांस को चुपके से गड्ढे में डाल दिया और मछली भात खाने लगा और भाई बहन की हड्डियां चबाने लगे। तब वह केकड़ा चबाने लगा। जब सबने बहन के शरीर के स्वादिष्ट मांस से अपना पेट भर लिया तो बड़े ने 7वें भाई को जूठा साफ करने का आदेश दिया। उसने बहन की बची कुची हड्डियां और शरीर के अन्य भाग
जैसे सिर, नाखून, पंजे, और उसने अपनी खाने वाली जगह पे जो नर मांस को चुपके से गड्ढे में डाल दिया था उसे भी इकट्ठा करके एक बाम्बी में जाकर डाल आया। कुछ समय बाद उस जगह पर बांस का एक पौधा उगाया। धीरे धीरे वहाँ पर एक बांसों का झुरमुट बन गया। इस घटना के कई सालों बाद एक भीख मांगने वाला संत कहीं से आया और उसी बांस की झुरमुट तले छुपकर मल त्याग करने लगा। उसी समय आकाशवाणी हुई, संत दुर्गंध आ रही है, संत दुर्गंध आ रही है। बार बार यह आकाशवाणी सुनाई देने लगी तो संत ने झटपट उस स्थान को साफ किया और वह सुंदर सुंदर बांस के बुदा को देखकर सोचता है कि अगर इतने सुंदर बांस से केंद्रा बनाया जाए तो कितना सुरीला धुन निकलेगा। उसी क्षण बांस से एक आवाज आती है, ना काट काट रे जोगी, ई तो लागे भैया रोपल बांस। जोगी फिर भी बांस को काटता है। उन्होंने झुरमुट में से एक बांस काटा और अपने साथ ले गए। उस बांस से उन्होंने एक केंद्रा बनाया। एक पुराना वाद्य यंत्र होता है, उस तरीके का एक यंत्र बनाया। वे उसे बजा बजा कर दिन भर लोगों के घर जा जाकर भिक्षा मांगते थे और बदले में खूब सारा उपदेश देते थे। इस केंद्रा से इतनी मधुर ध्वनि निकलती थी जो कि जहाँ जहाँ भी इसे बजाता उस ध्वनि से लोग मंत्र मुग्ध हो जाते थे। एक दिन जोगी भिक्षा के लिए बड़े भाई के द्वार पर गया। तब 6 भाइयों का विवाह हो चुका था, केवल 7वां ही कुंवारा था। जोगी ने जैसे ही घूमते घूमते बड़े भाई के घर के आंगन में कदम रखा, त्यों ही अधिक धन के लालच में जोगी जोर जोर से केंद्रा बजाना शुरू करता है। पर इस बार केंद्रा का मीठा सुरीला स्वर कर्कश हो गया। जब भी जोगी कुछ नया धुन बजाने की कोशिश करे, बार बार एक ही धुन निकलती, ना बाज रे केंद्रा, ई तो लागो मोर दुश्मन का घर। बार बार यही धुन निकलने पर बड़े भाई ने जोगी को मार पीट कर घर से भगा दिया। ऐसे ही घूमते घूमते जोगी हर भाई के घर जाता है। हर बार की तरह वही धुन, ना बाज रे केंद्रा, ई तो लागो मोर दुश्मन का घर, यही आवाज बार बार सुनाई देती है। सारे जोगी को डांट डपट कर भगा देते हैं। इस तरह योगी बारी बारी से 6 भाइयों के द्वार पर उपस्थित हुआ और उन कदम रखते ही केंद्रा ने स्वयं यही गीत बजने लगता। उन्होंने भी अपनी पत्नी को तुरंत ही कुछ भिक्षा देकर विदा करने को कहा। उनके मन में यह डर समा गया कि कहीं इस तरह जोगी की केंद्रा बजती रही तो उनकी पोल खुल जाएगी कि वे अपनी बहन के हत्यारे हैं। योगी के बाजे से बार बार निकल रही इस रुदन से सभी भाई के पसीने छूटने लगे। उसने अपनी पत्नी से योगी को तुरंत भिक्षा देकर विदा करने के लिए कहा। अंत में जोगी 7वें भाई के घर पहुंचे, जो अभी तक कुंवारा था। वह अकेले ही रहता था। जब जोगी उसके द्वार पर आए तो केंद्रा बोल उठा। छोटे भाई के घर आंगन में प्रवेश करते ही केंद्रा खुद ही बजने लगता है और जोर जोर से बाज रे केंद्रा, ई तो लागो मोर छोट भैया के घर। जोगी के केंद्रा से प्यारा और दिलचस्प गीत बजते सुनकर छोटे भाई ने उन्हें सम्मान के साथ अपने घर में बैठने के लिए आसन दिया। तांबुल पान और जलपान से उनका सत्कार किया। इसके बाद केंद्रा के विषय में चर्चा की। जोगी ने केंद्रा की जन्म कहानी सविस्तार सुनाई। यह सुनते ही छोटे भाई की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, क्योंकि उसे याद था उस जगह तो उसकी बहन का मांस दबाया हुआ है। छोटे भाई ने उस केंद्रा को उसे देने की बड़ी प्रार्थना की, क्योंकि उसकी मधुर और मीठे स्वर की धुन सुनकर छोटा भाई मोहित हो रहा था। और ये धुन सुनकर छोटे भाई से रहा नहीं गया और उसने जोगी से केंद्रा की मुंह मांगी सोने की मोहरें देकर उसे खरीद लिया। तब जोगी की अच्छे से मेहमान नवाजी करके अच्छे से विदा करा। तब योगी ने छोटे भाई को वो केंद्रा सौंप दी। योगी के चले जाने के बाद छोटे भाई ने केंद्रा को अपने बिस्तर के सिराने की तरफ एक साफ सुथरे स्थान पर धूप दीप जलाकर सम्मान के साथ रखा। धीरे धीरे समय बीता। छोटे भाई अपने काम से कुछ दिनों के लिए बाहर चला जाता है। कुछ दिनों के बाद छोटा भाई घर में कुछ परिवर्तन देखने लगता है कि जब वो घर वापस लौटता है तो उसे यही दिखता है कि उसका कमरा बहुत सुंदर ढंग से सजा हुआ है और घर के सारे बर्तन अच्छे तरीके से रखे हुए हैं। तब छोटा भाई सोचता है, हमेशा मेरे कमरे की साफ सफाई तो मैं ही करता हूँ, पर मेरे जाने के बाद इसे इस तरह से कौन सजाता है। भाई सोचता है शायद कोई भाभी आई होगी
और मेरे कमरे को सजाकर चली गई होगी। जब भी भाई घर से बाहर काम के लिए जाता, यही घटना हर बार देखने को मिलती और लगातार होने के कारण भाई के मन में जानने की जिज्ञासा उमड़ने लगी कि आखिर मेरे घर को इतने सुंदर ढंग से कौन सजा रहा है। वह अपने भाइयों और भाभियों से भी पूछता है, मेरी गैर हाजिरी में आप लोग मेरे घर में साफ सफाई करते हो? तो उन सब ने जवाब दिया कि हमें अपने घर के काम से ही फुर्सत नहीं है, तुम्हारा घर कैसे साफ करती, और सजावट करने की बात से साफ मना कर देते हैं। छोटे भाई ने निश्चय किया कि आज वह छुपकर देखेगा कि उसका घर कौन साफ करता है। और एक दिन भाई सच्चाई का पता लगाने के लिए काम का बहाना बनाकर बाहर की तरफ जाता है और बोलकर निकलता है कि आज मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। फिर वापस छुपकर और अपने कमरे में रखे खजूर के गोल मोड़े हुए चटाई के अंदर छुप जाता है। कुछ समय के इंतजार के बाद भाई देखता है कि घर सुनसान होते ही जो उसने केंद्र स्थापित की थी, उसमें से उसकी बहन की शक्ल की एक लड़की निकली, कमरे के अंदर आती है और सारे कमरे की साफ सफाई करके घर का सारा काम करके उस केंद्र में वापस चली जाती है। यह देखकर भाई की आंखें खुली रह जाती हैं, क्योंकि उस लड़की की शक्ल उस भाई की छोटी बहन जैसी ही थी। अब छोटे भाई अपनी यह बात अपनी बड़ी भाभी को बताते हैं। बड़ी भाभी ने समझाया, जो ही लड़की केंद्र से बाहर निकलेगी, तुम केंद्र को आग के हवाले कर देना, फिर उस पर तुलसी का जल छिड़क देना, फिर देखना क्या होता है। छोटे भाई ने बड़ी भाभी के कहे मुताबिक काम किया। छोटे भाई अगले दिन फिर से एक बार उसी प्रकार छुप जाते हैं। जैसे ही वह सुंदर लड़की पूरे कमरे की साफ सफाई का काम खत्म करके वापस केंद्र में जाने वाली होती है, तब छोटा भाई उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है और तुरंत केंद्र को आग में जला देता है। उसने लड़की के निकलते ही केंद्र को आग में डाल दिया और लड़की पर पवित्र तुलसी का जल का छिड़काव किया। तुलसी जल के स्पर्श से वह मानव रूप में आ गई। भाई ने देखा, यह तो उसकी प्यारी बहन है। उसने अपनी बहन को गले से लगा लिया। अब दोनों भाई बहन बड़े प्रेम से जीवन बिताने लगे और दोनों भाई बहन खुशी खुशी अपना जीवन जीते हैं। आज भी झारखंड राज्य के हर गांव में अंसारी पूजा के दिन बकरा कटता है। पूरे गांव के घरों में प्रसाद स्वरूप बकरे का मांस खाया जाता है और सतबेनी नामक पूजन स्थान पर वह सरोटी साग को चढ़ाया जाता है। दोस्तों, इस कहानी के अवशेष आज भी मौजूद हैं, जहां सातों भाइयों ने अपने अपने तीर को धार प्रदान किया था और अपनी बहन के ऊपर तीर चलाया था। जिस केन के वृक्ष पर मचान बनाकर छोटी बहन को खड़ा किया था और सातों भाइयों में सबसे छोटा भाई अपनी बहन का पका हुआ मांस को ना खाकर चोरी छुपे जिस टीले में मांस को डाला था, उस स्थान पर उगा हुआ बांस, वह बांस बुदा आज भी उसी स्थान पर मौजूद है। डांडी, वो छोटा सा कुआं जहां पानी लाने के लिए मतलब छोटे कुएं का प्रयोग हुआ था, वह डांडी आज भी है, जिसका वर्तमान समय में बहुत सौंदर्यीकरण कर दिया गया है। तो दोस्तों, आपको ये सच्ची घटना कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।